Hi guys, welcome to शिक्षात्रा. Hopefully you all are doing great. मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर. मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरे जो चीज़ें हैं मतलब व्हाट इज एसिड बेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम बेसिक से पूरे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं. तो चलो देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. उसके बाद एसिड एंड बेस का सम केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद इंडिकेटर, तो व्हाट इज इंडिकेटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, और हर एक इंडिकेटर एसिड में और बेस में कैसे रिएक्ट करता है ये चीज हम देखेंगे. और हम लोग देखेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर आधा सॉल्ट्स. तो ये पढ़ना है आप लोगों को, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज एसिड. एसिड क्या होता है. देखो, जो एसिड होता है ना, एसिड एक्चुअली एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, that gives proton और H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन while dissolved in water. जब वाटर में डिजॉल्व होता है ना एसिड, तो एसिड क्या करता है, एसिड हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन को डोनेट करता है और H प्लस आयन को देता है. ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. अब हम लोगों को तो पता ही है कि एसिड टेस्ट सावर होता है ना इसका टेस्ट. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि एसिड क्या करता है, एसिड जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों. तो ब्लू लिटमस पता है क्या है, एक इंडिकेटर है. तो यहाँ से आप लोग थोड़ा तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि इंडिकेटर क्या होती है. तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक्चुअली जो दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा कंप्लीट करने वाले इंडिकेटर के बारे में. नाउ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है आप लोगों को, एसिड पे. तो और हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एसिड्स का ना एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. तो एग्जाम्पल क्या होगी इसका, HCl हो सकता है, HNO3, H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रिक एसिड. दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. अब देखो, अब हम लोगों ने देख तो लिया कि यहाँ पर क्या करता है, ये H प्लस आयन को देता है. तो कैसे देगा, कैसे ये H प्लस आयन को, एक्चुअल में सोचो कि ये HCl के बारे में हम बात करेंगे. तो ये HCl क्या करेगा, ये जब इसमें ये जब एक्वा सॉल्यूशन में आएगा, जब इसको हम लोग डिजोल्व करेंगे किस पे, वाटर पे, तो ये फॉर्मेशन करेगी H प्लस और Cl माइनस. ठीक है, तो दिस H प्लस आयन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एसिड क्या है. एसिड एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करेगा, रिलीज करेगा H प्लस आयन को व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर. अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि एसिड क्या, एसिड होचे सावर होता है टेस्ट में, और जो ब्लू लिटमस है उसको रेड में, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है. और कंडक्ट पता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी. ये तो बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगी ये. तो इलेक्ट्रिसिटी ये इसलिए कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो आयंस दे रहा है ना. और आयंस क्या करता है, आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी है
तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बेस के बारे में। तो बेस के बारे में, बेस क्या होता है? बेस भी एक सब्सटेंस है that release OH minus ion while dissolved in water। जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या करेगा? ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा। अब जो बेस है ना, वो बीटा टेस्ट का होता है। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जो बेस है वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू कलर में। रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और यहाँ पर जब आयंस के बात आएगा तब भी क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब कुछ हम लोग ना बेस के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो, बेस में हमेशा क्या आएगा? OH आएगा। ठीक है, तो सम एग्जांपल्स ऑफ बेस क्या होगा? NaOH। ये भी क्या है? ये भी एक एग्जांपल है किसकी? बेस की। तो बेस की लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में OH आएगा। दिस इज मतलब ऐसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये एसिड है, ये बेस है, क्योंकि बेस के लास्ट में क्या आता है? OH आता है। अब बेस क्या है? बेस जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये क्या करती है? रिलीज करेगा क्या? OH माइनस जब डिजोल्व होगा इन वाटर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में। और जो बीटा टेस्ट करता है और जो रेड लिटमस है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और एग्जांपल जैसे कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एग्जांपल्स ऑफ बेस। आप ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो NaOH, ये अगर एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा, इसको अगर हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो फॉर्मेशन क्या होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस का यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। इस OH माइनस के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। एकदम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के, अंत एकदम समझते समझते हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो, अब एक चीज ना एसिड में देखना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन आता है कि जो रेन वाटर है, वो रेन वाटर का नेचर क्या होता है? रेन वाटर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। ये चीज याद रखना है कि जो रेन वाटर है क्या वो न्यूट्रल है, बेस है, और वो एसिडिक नेचर में है। तो हमें क्या करना है? हमें आंसर करना है एसिडिक इन नेचर में है। अब जो एल्कलीस क्या होता है? एल्कलीस एक्चुअली देखो, ये बिल्कुल इजी एक क्वेश्चन है कि जो बेस है ना, उस बेस को अगर, जो बेस डिसॉल्व होगा किस पे? इन वाटर। वाटर पे डिसॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग एल्कलीस। ठीक है, बेस जो क्या, जो सॉल्यूबल होगा किस पे? वाटर पे सॉल्यूबल होगा। जैसे कि सम एग्जांपल क्या हो जाएगी? सम एग्जांपल
sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. These all are some examples of alkalis. ठीक है, इतना तो एकदम क्लियर है। अब हमें देखना है सॉल्ट के बारे में। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, अब सॉल्ट के बारे में हम देखेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक्चुअली जो प्रोड्यूस्ड होता है किसके थ्रू? एसिड एंड बेस। तो एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस कर करी क्या हो जाएगा? होगा सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस मिला के क्या बन रहा है? मिला के बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट तो आप लोगों को पता ही है ना, NaCl क्या होता है? NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम लोग घर में देखते हैं ना, सॉल्ट, टाटा नमक, देश की नमक, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक एग्जाम्पल है किसकी? सॉल्ट की। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और सम केमिकल रिएक्शंस किसके? एसिड एंड बेस की जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, आप लोगों की जो एग्जाम है ना और जो बुक है, एक्चुअल में बुक में एक एक्टिविटी है, तो उस एक्टिविटी में ये एक्टिविटी आप लोग मेरे साथ साथ करोगे। तो देखो ये क्या है? ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक का जो ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पर है। तो एक बार मुझे बताना है आप लोगों को कि जो जिंक है, जिंक एक्चुअल में है क्या? जिंक एक्चुअली मेटल है ना। अब देखो, मेटल है जिंक, इस पे हम लोगों ने क्या कर दिया? इसमें हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया, तो मेटल आ गया, उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मतलब एसिड आ गया। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं एसिड और मेटल के जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर देखो, जो जिंक ग्रैन्यूल्स है उस पर हम लोगों ने क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर एक डिलीवरी, एक ट्यूब ऐसे करके, एक यहाँ पर देखो, एक कंटेनर में क्या रख दिया हम लोगों ने? रख दिया सोप सॉल्यूशन। आप क्या देखेंगे? आफ्टर सम टाइम रिएक्शन जब होगा मेटल का और एसिड का, रिएक्शन होने के बाद यहां से देखना क्या करेंगे हम लोग? थोड़ी देर बाद एक कैंडल को यहाँ पर जलती हुई एक कैंडल को रख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ना यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा क्या बबल्स, कुछ बबल्स ऐसे करके निकल रहे। अब उस बबल के सामने जब हम लोग जलती हुई कैंडल को रखेंगे ना, तो एक पॉप साउंड होगा। ठीक है, एक बारी और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या करेंगे हम लोग। एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या क्या चीजें लिया? हम लोगों ने लिए हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद यहाँ पर देखो, एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसके थ्रू सम बबल्स निकल रहे हैं, सोप बबल्स कुछ निकल रहे हैं। ठीक है, अब जो बबल्स निकल रहे हैं उसके सामने हम लोग क्या करेंगे? एक कैंडल को, जलती हुई कैंडल को रख देंगे। तो क्या देखेंगे? तो यहाँ पर पॉप साउंड होगा। तो पॉप साउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? यहाँ पर एक पॉप साउंड हो रहा है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि जब जो मेटल है, किसी भी मेटल के साथ अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन करवाए, मेटल
प्लस एसिड रिएक्शन करवाए तो क्या फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया हमें, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगी। और उसके साथ क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की। ठीक है, क्लियर। तो एसिड प्लस मेटल फॉर्मेशन होगी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज याद रखना है। तो देखना बाकी सारी जो रिएक्शंस है ना वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब देखो, अब बाकी थोड़ा सा ना रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पर देखो Zn ये सॉलिड है, उसके साथ H2SO4 एक्वस है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगी, जिंक सल्फेट जो क्या है, जो एक सॉल्ट है, और फॉर्मेशन होगी H2 गैस की, जो क्या करेगी, पॉप साउंड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, HCl उसके साथ जब हम लोग Zn की रिएक्शन करेंगे तो सेम होगा। यहाँ पर भी सॉल्ट के फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ पर देखो ZnCl2 हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब एक और रिएक्शन, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम लोग एसिड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की। देखना सॉल्ट हर जगह में हो रहा है, सॉल्ट प्लस देखो यहाँ पर है कार्बोनेट है, तो कुछ तो कार्बन का कुछ तो आएगा, तो सीधा सा है कार्बन डाइऑक्साइड जो भरा पड़ा है इन्वायरमेंट में, प्लस वाटर। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल क्या हो गए, सम एग्जाम्पल देखो Na2CO3 उसके साथ HCl का जब रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन होगी NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, NaCl क्या है, NaCl यहाँ पर है सॉल्ट जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, H2O मतलब वाटर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया ना रिएक्शन। आप देखो NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोनों का ना मुझे आप लोग एक काम करोगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का कंपाउंड का नेम मुझे बताओगे आप लोग। प्लस HCl अगर करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगी, अगेन NaCl H2O CO2। ठीक है, तो क्या चीज यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर याद सिर्फ रखना है कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो फॉर्मेशन होगी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो, अब मेटल ऑक्साइड, तो सबसे पहले एक चीज तो आप लोगों को याद रखनी है मेटल ऑक्साइड पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज याद रखनी है ना वो ये है, मेटल ऑक्साइड जो है वो है बेसिक इन नेचर, मतलब वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, कैरेक्टरिस्टिक देगी बेस की। ठीक है, तो आप देखो, आप मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड की, बेस के साथ अगर एसिड के रिएक्शन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी सेम होगा, देखो जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ जब हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सॉल्ट
और उसके साथ हमें मिला क्या, वाटर। ठीक है, तो अब ना हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। चलो, CuO जो क्या है, जो एक मेटल ऑक्साइड है। Cu का मतलब क्या है, कॉपर। O का मतलब क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। प्लस ACl मतलब एसिड। तो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, CuCl2 प्लस H2। ठीक है, तो अब ना हमें सबसे, हम लोगों का सबसे जो इजीएस्ट जो रिएक्शन है वो देखना है। वो क्या है, वो है एसिड, उसके साथ जब बेस का रिएक्शन जो देख रहे थे अब तक हम लोगों ने, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो, अब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ ना, ये सॉल्ट इधर तो इसका जो नेचर है, नेचर हो सकता है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। अब ये पता कैसे चलेगी कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक है? ये डिपेंड किस पे करेगा, पता है? डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि जो एसिड है, जो बेस है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पे डिपेंड करता है। तो अब इसके लिए तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, या फिर वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे, ठीक है? तो जो एसिड है वो दो टाइप की हो सकता है। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो सकता है वीक एसिड। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो एसिड केमिकल रिएक्शन में, किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब जब उसको, जिस एसिड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगी, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड मतलब क्या, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएट्स नहीं होगा। कब? जब हम लोग उसको कोई भी एक्वा सॉल्यूशन और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल बेस भी सेम है। बेस भी क्या होगी, बेस का तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि बेस होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। दो टाइप के होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो बेस डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोसिएट नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे वीक बेस। क्लियर एकदम? अब चलो एक बार देख लेते हैं कि इसका हम लोग ना कैसे कर सकते हैं। इसके मतलब जो डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है ना, डेफिनेशंस एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड इज a acid that completely dissociate or ionize in water, releasing a high concentration of hydrogen ions. High concentration of hydrogen ion. हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब
हाइड्रोजन आयन का सीधे सीधे ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि जो हाइड्रोजन आयन का जो अमाउंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट होते हैं, बहुत अमाउंट में। और वीक एसिड जो होते हैं वो क्या, वो एन एसिड होते हैं जो नॉट कंप्लीटली, partially, only partially dissociates or ionizes in water, releasing a low concentration of hydrogen ions। मतलब जो हाइड्रोजन आयन होंगे ना उसका अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड के एकदम देखो मैंने इजी से एग्जाम्पल्स दिए है यहाँ पर। हाइड्रोइक एसिड क्या होगा, हाइड्रोइक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ लो और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो देगी, मतलब वीक एसिड, ठीक है। अब देखो हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे ना, कि जो हाइड्रोइक एसिड है, हाइड्रोइक एसिड आप लोगों के लिए नया होगा ना, HI इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और जो ऑक्सैलिक एसिड वो तो शायद पता ही होगा ना, उसका क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, याद करो। C2 क्या होगा यहाँ पर, याद है ना, COOH, अगेन COOH, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या होगा जो ऑक्सैलिक एसिड है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H2O4, ठीक है। तो आप हम लोग यहाँ तक तो देख लिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो आप एक बार ही हम लोग देख लेते हैं जो बेस के बारे में हम लोगों ने लर्न किए थे। तो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट करती है, क्या, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा कहाँ, और आयोनाइजेस हो जाएगा इन वाटर, प्रोड्यूसिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, OH माइनस, ठीक है। तो OH माइनस आयन को हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, और कंप्लीटली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो यहाँ पर वीक बेस है, तो वीक बेस क्या करता है, वीक बेस एक बेस है जो क्या करेगी, जो पार्शियली डिसोसिएट होगी और आयोनाइजेस होगा कहाँ पर, इन वाटर, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और ये जो है मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो हाईली रिएक्टिव एंड पावरफुल बेस है, और वो क्या करेगा, वो एकदम इजीली, एकदम मतलब जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा क्या, जो प्रोटॉन और H+ आयन को। और जो वीक बेस है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसा ही क्या, ऐसा ही एसिड के मामले में भी सेम है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो हाईली रिएक्टिव है, और जो वीक एसिड है वो थोड़ा सा लो और लेस इसका रिएक्टिविटी होगा। और जो वीक जो बेस है उसका एग्जांपल क्या है, अमोनिया। अमोनिया तो आप लोगों को पता है NH3। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। और क्या बताना है आप लोगों को ना, कमेंट बॉक्स में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप लोगों को बताना है मुझे, कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगी एंड ऑल, सारी चीजें आप लोगों को बताना होगा। तो केमिकल फॉर्मूला मैं थोड़ा सा ना हेल्प कर देती हूँ, कि मैंने क्या बताया कि जब भी बेस होगी तो क्या हो जाएगी OH, और यहाँ पे पोटेशियम है तो सामने के लिख दो KOH। KOH क्या होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। अब देखो, अब हमें पता तो चल गया कि जो वीक बेस और जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। अब हम चलेंगे वहां पर सॉल्ट के बारे में, कि सॉल्ट की नेचर भी क्या होता है। 3 टाइप के सॉल्ट देखने को मिलता है, एक होता है एसिडिक, एक न्यूट्रल और एक बेसिक। अब देखो, इन केस ऑफ
strong acid plus strong बेस। यहाँ पर देखो बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, और एसिड और बेस के रिएक्शन करने पे क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और दोनों ही क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट होगा ना, ये सॉल्ट जो होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। और अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस होगी, तब भी जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल और वाटर होगा। यहाँ पर अगेन देखो, अगेन और एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि जब एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो बेस है ना, बेस अगर वीक है तो जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर, थोड़ा सा अच्छा कर लेती हूँ हैंड राइटिंग। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेंट होगा किस पे, वीक पे। तो सॉल्ट का जो नेचर क्या होगा, एसिडिक। और जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तब भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर। और जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा बेसिक, बेस जैसा। क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेंट है किस पे, वीक एसिड। अगर पूरे जिंदगी में ना अगर वीक बनोगे तो स्ट्रॉन्ग जो है वो तुमको डोमिनेट करेगा, यही नेचर है। तो देखो जो साइंस है, साइंस में भी वैसा ही है कि डोमिनेंट जो है वो कौन है, जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखो सॉल्ट भी क्या बेसिक होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी एसिडिक। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है तो न्यूट्रल। ठीक है, इतना एकदम क्लियर, बिल्कुल इजी सा है। तो आप ना, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बारी कि इतना तो तब से मैम आप बता रही हो कि ये बेसिक है, ये एसिडिक है। तो ये चीज हम पता कैसे करेंगे, किसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज क्या है, कौन सा चीज जो है बेसिक है, कौन सा चीज एसिडिक है, और कितना बेसिक है कितना एसिडिक है, ये चीज हम कैसे पता करेंगे। हम पता करेंगे, पता है किसके थ्रू, हम पता करेंगे पीएच स्केल के थ्रू। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, पीएच का फुल फॉर्म। अब देखो
अब पीएच स्केल क्या करता है? एक्चुअली ना पीएच जो स्केल है ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पीएच स्केल स्पेसिफाई करता है द एसिडिसिटी और बेसिसिटी of an aqueous solution। ठीक है, कोई भी अगर एक्वस जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन क्या वो उसका स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है? एसिडिसिटी और बेसिसिटी को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे ये चीज करता है। ये थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं लिख देती हूँ। देखो, अगर कोई भी सॉल्यूशन उसका पीएच जितना इस तरफ होगा वो उतना एसिडिसिटी उसका ज्यादा है, वो इतना ज्यादा एसिडिक है। अब ये जो 7 देख रहे हो ना, ये है न्यूट्रल, जिसका पीएच 7 है वो है न्यूट्रल, वो सॉल्यूशन। और जिसका पीएच 7 से कम, 6, 5, 4, 3, 4.2 ऐसे करके, ठीक है, वो है, वो उतना क्या है, एसिडिक है। और जितना 7 से जितना इस तरफ जाओगे उतना क्या है, एल्कालाइन, और उतना जो बेसिडिसिटी है और जो बेसिसिटी है वो क्या है, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना है आप लोग कि सोचो कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इसका जो पीएच है, एक सॉल्यूशन है, इसका पीएच ना 9 है। तो ये बेसिक है या फिर क्या है, ये चीज मुझे बताना है आप लोगों को। और अगर एक पीएच जो है उसका 7 है और पीएच वो अगर सोचो कि 4 है, तो सबसे पहला जो आंसर है वो क्या होगा, वो ये बेसिक है ना, और बेस है, और 7 है मतलब न्यूट्रल है, और 4 है मतलब एसिडिक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब कोई भी जो एसिड स्ट्रॉन्ग है वो पता कैसे चलेगी, वो पता चलेगा पीएच स्केल से। जितना इस तरफ जितना जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिड। ठीक है, मतलब अगर किसी भी जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का सोचो कि पीएच है 1 और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वाला। ठीक है, ज्यादा एसिड होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच स्केल में इसका जो मान है वो कम है। और एल्कलाइन में भी सेम, मतलब जितना इस तरफ जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मतलब अगर सोचो कि एग्जांपल है, किसी का सोचो पीएच जो है वो पीएच 9 है और किसी का पीएच जो है वो है पीएच 13, तो कौन ज्यादा एल्कलाइन है, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, क्लियर एकदम। और 7 वाला तो न्यूट्रल है ही, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब जो पीएच है ना, कोई भी एसिड, उस एसिड का तो पीएच हमें पता चल गया, ऐसे करके हम लोग पीएच स्केल के थ्रू पीएच हम लोग पता कर सकते हैं। अब देखो, अब कोई भी एसिड वो स्ट्रॉन्ग है या बेस है कैसे पता चलेगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H+ और OH-, इसका आयोनाइज होने का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बेस करके हम लोग कर रहे हैं कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना एल्कालाइन। ठीक, तो यहां तक होपफुली बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए यहाँ तक आप लोगों के। अब ना हम लोग ना इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होती है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इंडिकेटर पता है क्या है? इंडिकेटर एक्चुअली इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बेस है, एल्कालाइन है, यहाँ पे वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। तो क्या करती है ये? इंडिकेट करती है किसके थ्रू? इसकी जो कलर है, कलर का क्या करता है ये? चेंज करता है। कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, किस पे बेस करके? एसिड है या फिर एल्कालाइन। क्लियर यहां तक? तो इंडिकेटर ये काम करता है। अब देखो, अब इंडिकेटर में ना एक इंडिकेटर है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? वो एक्चुअली मिक्सचर है, मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की दैट एग्जिबिट्स डिफरेंट कलरेशन एंड डिफरेंट पीएच लेवल। डिफरेंट पीएच लेवल में डिफरेंट कलरेशन रहता है। जैसे कि देखो मिथाइल रेड, फेनोप्थेलिन, ये सारी चीजें, ये क्या करता है? देखो ये जब एसिड में होगा, एसिड का तो डिफरेंट पीएच होगा, किससे? बेस से। जब एसिड में होगा तो ये एक कलर देगा, बेस में डिफरेंट कलर देगा। ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल पी जो इंडिकेटर है उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है ये वर्ड मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दैट एग्जिबिट डिफरेंट कलरेशन एट डिफरेंट पीएच लेवल। ठीक है। और आप देखो, अब ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब देखो, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या? ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। ठीक है। जो इंडिकेटर क्या करता है? डिफरेंट जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर अगर एसिडिक होगा तो उसका स्मेल कुछ डिफरेंट होगा, और जब बेसिक होगा सॉल्यूशन तो उसका जो स्मेल है वो भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्मेल से क्या करता है? इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे कि ऑनियन, क्लोव, ऑयल, वैनिला एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, वैनिला एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सारी चीजें हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स डिफरेंट जो एसिड और बेस में कैसे कैसे कलरेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। ठीक है। तो देखो, लिटमस तो आप लोगों को पता है, लिटमस के बारे में और क्या बताओ। जब एसिड होगा तो जो ब्लू लिटमस क्या होगा? यहाँ पर देखो, जो ब्लू लिटमस है वो ब्लू लिटमस होगा रेड लिटमस में। मतलब वो जो ब्लू लिटमस है उसका कलरेशन क्या चेंज होगा? रेड, रेड कलर हो जाएगा वो। और मिथाइल ऑरेंज जब एसिड में, ये टर्न इनटू रेड, रेड कलर होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा जब एसिड में इसको हम लोग देंगे तब। और फेनोफ्थेलिन का कलर क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। याद रखना ही है, बहुत सारे बच्चे ना पिंक कर देते हो, कलरलेस हो जाएगा ये एसिडिक सॉल्यूशन में। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो, एकदम लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में भाई इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे। और इंडिकेटर्स बेस के लिए एक तो क्या है? एक तो है जो रेड लिटमस है। रेड लिटमस किस कलर में बदल जाएगी? ब्लू कलर में।
और फेनोफ्थेलिन, जहां पर फेनोफ्थेलिन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो गई थी, वो टर्न होगी क्या, पिंक और मेजेंटा कलर में, पिंक कलर में टर्न होगा। ठीक है, क्लियर एकदम। और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर येलो कलर हो जाएगा इसका, कहां पर, बेस पर। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। तो यहाँ पर देखो, जो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें है वो मैं बता रही हूँ। जो मिथाइल ऑरेंज, मेरे साथ साथ बोलना है और लिखना भी है कमेंट बॉक्स में। मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा इन कलर। और वही मिथाइल ऑरेंज को जब हम लोग बेस में डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा कलर में। और फेनोफ्थेलिन को जब हम लोग एसिड में डालेंगे वो कलरलेस हो जाएगा। और वही जो फेनोफ्थेलिन है उसको जब बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा, पिंक और मेजेंटा कलर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो मैंने कलर करके लिखा है ना, ये चीज याद रखोगे आप लोग, ये चीज याद रखने में बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की। अब देखो, आप बहुत अच्छी से एक चीज हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में जो पीएच है इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो चीज देखेंगे। तो ये लाइफ है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर ना मैं, देखो आप लोगों की जो बुक है ना, बुक में बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोग बिल्कुल एक बारी पढ़ोगे तो आप लोग लिख के आ पाओगे। तो वो तो अभी एंड टाइम में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं ऐसी ही चीजें पढ़ाऊंगी जो आप लोगों को समझने की, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि देखो, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब टूथ डिके होता है ना, टूथ डिके का मतलब क्या होता है, मतलब काला काला कुछ हो जाता है ना, टूथ डिके हो जाता है, क्या मतलब क्या होता है उसमें, उसमें मतलब होता है, मतलब टूथ पे क्या होता है, उस पे बैक्टीरिया का अटैक होता है। अब जब बैक्टीरिया का अटैक हो गया ना टूथ डिके पे, तो बैक्टीरिया अटैक जब हो गया तो माहौल एकदम एसिडिक हो जाता है। तब आता है हम लोगों का जो टूथपेस्ट, जो है बेसिक इन नेचर। अब ये टूथपेस्ट क्या करेगा, एसिडिक नेचर में टूथपेस्ट जाएगा तो माहौल को क्या ठंडा करेगा ना, है ना, न्यूट्रलाइजेशन करेगा। और एक चीज याद रखना है आप लोगों को, मैं बताना शायद भूल गई हूँ, कि एसिड और बेस का एक साथ में रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ना, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखोगे आप लोग। तो ये है पीएच जो चेंज है टूथ डिके पे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाना स्टोमैक में गया, स्टोमैक में जाके स्टोमैक का माहौल क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि स्टोमैक में क्या है, एसीएल है, एसीएल एसिड है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, बहुत एसिडिक होता है ये। अब सोचो कि बहुत सारी चीजें खा लिया, समोसे एंड कचौरी एंड ऑल, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने खा लिया, खाने के बाद क्या हो जाएगा, एसिडिसिटी हो जाएगा ना। तो एसिडिसिटी हो जाएगा मतलब जो एसिड का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको हम लोग इंटेक करेंगे, और हम लोग कुछ जो मेडिसिन है वो मेडिसिन इंटेक करेंगे जो एसिडिटी से हम लोगों को रिलीफ देगा। तो वो क्या है, वो बेसिक है ना, वो बेसिक इन नेचर होते हैं वो मेडिसिन, तब भी तो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट एंड वाटर, और माहौल ठंडा हो जाएगा, है ना। ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पर है, जो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, मतलब बी स्टिंग का जो लीव्स है, बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन। ठीक है,
पेन और इरिटेशन। उसके बाद देखना कि जो हम लोग माइल्ड अगर बेस उस पे, जैसे कि बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें अगर हम लोग उस पे अगर डाल देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। अब जैसे कि जो नेटल लिप्स है उसका जो हेयर है, उस हेयर क्या करता है, वो मिथानोइक एसिड को इंजेक्ट करता है। ठीक है, मिथानोइक एसिड दैट कॉज बर्निंग पेन, जो बर्निंग पेन देता है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ना मेमोराइज करने की जरूरत है, ये मेमोराइज कर लेना। ओके, अब ना एक बारी ये चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, मतलब ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना, एक बारी में एकदम से समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या मैंने बताया कि जो बी स्टिंग है वो क्या करती है, वो जो ली एसिड जो छोड़ती है वो एसिड इरिटेशन करता है, और एसिड है तो एसिड में क्या डालेंगे हम लोग, बेस। तो बेस मतलब बेकिंग सोडा हम लोग डाल देंगे। ठीक है, और जो नेटल जो लीव्स है उसका जो सिंगिंग जो हेयर है वो क्या इंजेक्ट करती है, मिथानोइक एसिड, जो बर्निंग पेन देता है। अब मैंने आप लोगों को एक बताया ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब Mg, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो Mg क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgO8 का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम। तो यहां तक एकदम समझने का चीज है, बाकी सारी चीज तो आप एक बार ही पढ़ लोगे तो ही हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को सारी चीजें होपफुली बिल्कुल समझ में आ गए हो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में हम लोग ना पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, और ये ना थोड़ा सा मतलब मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ये पोर्शन जो है पोर्शन पर मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं किया हो तो दिस इज द बच्चा हाई टाइम, सो यू हैव टू डू इट। ठीक, आप चलो सबसे पहले तो हम लोग ये पूरा जो चीजें हैं कॉमन सॉल्ट में, मतलब हम लोग कॉमन सॉल्ट तो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट्स है ना उसमें हम लोग सबसे पहले तो कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजों की ना आप लोगों को मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला जो है वो मुंह जुबानी याद होना चाहिए, और यूजेस एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा चीजें हम लोग एकदम समझेंगे और हम लोग करेंगे भी एकदम अच्छे से। जो जो भी सारे जो एक्टिविटीज एंड ऑल है वो सारी चीजें हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, अब कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट माने NaCl, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है वो है ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहलाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्राइन। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो ना, इस पिक्चर, तो इस पिक्चर में मेनली हम लोग क्या करेंगे, मेनली हम लोग ना क्लोरीन गैस कैसे NaCl से कैसे हम लोग क्लोरीन क्लोरीन जो गैस है उस क्लोरीन गैस कैसे हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, एक ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन हम लोगों ने ले लिया।
मतलब NaCl प्लस H2 एक्वस सॉल्यूशन NaCl का हम लोगों ने ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स है, मतलब एनोड है एंड कैथोड है। एनोड मतलब प्लस एंड कैथोड मतलब माइनस। माइनस प्लस क्या होता है पता है, मतलब जो बैटरी है वहां पर इसका मतलब प्लस जो है प्लस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया एनोड को, और नेगेटिव जो है नेगेटिव साइड के साथ कैथोड को हम लोगों ने अटैच कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट को पास करेंगे। करंट को पास करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या चीजें यहाँ पर फॉर्म्ड होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म्ड होने वाले क्या, H2 गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर फॉर्म्ड होगी, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, NaCl प्लस H2, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन Cl2 और H2 गैस। आफ्टर व्हाट, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस किसको, ब्राइन को, मतलब NaCl aqueous solution of NaCl, aqueous solution of sodium chloride। ठीक है, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पता है, पता है कि इस क्लोरीन के साथ हम लोग आगे की रिएक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि आगे ना इस क्लोरीन के थ्रू हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर का ये जो फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये कैसे हम लोग इसको कैसे हम लोग मतलब फॉर्म कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो CaOH का होल ट्वाइस इसके साथ हम क्लोरीन गैस पास करेंगे इससे, तो क्या फॉर्म होगी, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर का यूज, जो कि बहुत इजी है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर क्यों हम लोग यूज करते हैं, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा एक नाम बताओ जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो फॉर्म्ड होता है बाय पासिंग क्लोरीन गैस where CaOH के OH2 के टू से पास करने पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर को जार्म्स फ्री करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा में इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, इसका जो केमिकल नेम्स है वो केमिकल नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूलास। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि हम कैसे बेकिंग सोडा फॉर्म कर सकते। तो NaCl प्लस H2 इसके साथ हम लोगों को क्या पास करना है, CO2 NH3। रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन क्या होगी, NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ होगी NaHCO3 जो क्या है, जो है बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें ये रिएक्शन याद रखना है और ये जो नेम है एंड केमिकल फॉर्मूला है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला मैं नेम नहीं लिखे हूँ ना, पर मैंने बता दिया आप लोगों को जो भी है। तो नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से कैसे हम लोग
वॉशिंग सोडा पे कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, Na8CO3। चलो बताओ मेरे साथ, Na8CO3। तो अब ये जो Na8CO3 है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे ना हम लोग हीट करने वाले। हीट करने के बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, प्लस CO2। ठीक है, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो Na2CO3 है ना, इसको क्या करने वाले पता है, ये जो Na2CO3 है, इसके साथ हम लोग वाटर की रिएक्शन करने वाले हैं। कितना वाटर पता है, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, Na2CO3.10H2O। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स के साथ हम लोग क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, Na2CO3.10H2O। तो अगर कोई पूछे कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर Na2CO3 लिखोगे तो नहीं होगा, .10H2O लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप चलो हम लोग एक बारी पढ़ लेते कि जो वॉशिंग सोडा है इसका यूजेस क्या है। तो वॉशिंग सोडा, इसका यूज क्या है, एक तो देखो ये क्यों क्यों कहाँ पर यूज होता है, ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड एज बोरॉक्स, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्या यूज हो सकते हैं, ये तो पता ही है। और ये रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीजें ना थोड़ी सी आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ना हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेकिंग सोडा है। अब तो हम लोगों ने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा के यूजेस, अब बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़ेंगे। तो ये तो पता ही है कि ब्रेड, केक, ये सारी चीजें बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, मम्मी तो यूज करती है ना ये सारी चीजें। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। मतलब जो बेकिंग सोडा है वो एंटासिड की तरह यूज होते हैं। पिछले जो स्लाइड है उसमें हम लोगों ने पढ़े थे ना बेकिंग सोडा के बारे में, याद करो पीएच में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में। तो ये जैसे कि ये अल्कालाइन है, तो ये क्या करता है, ये याद है ना, एक्सेस जो एसिड है उसको स्टोमैक में क्या करता है, स्टोमैक में रिलीज देता है ना, एक्सेस जो एसिड है उसको कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस। और देखो, और ये यूज होता है क्या, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो यूजेस है, यूजेस आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, ये याद करने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। और ये देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पता है क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्या चीज याद रखनी है, देखो जिप्सम याद रखना है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट व्हाट टेम्परेचर, 373 केल्विन। ये क्या करता है, एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली ये लूज करता है, और क्या बनता क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और ये क्या बन के आ जाता है यहाँ पर, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये इसका क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जिप्सम याद रखना है, टेम्परेचर याद रखना है, और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम याद रखना है, और केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, बस दैट्स इट। अब देखो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते, कौन यूज करते, डॉक्टर यूज करते, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, है ना, राइट पोजीशन में वो फ्रैक्चर जब बोन्स होते तब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते, ये चीज तो आप लोगों को पता ही है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बस इतना ही है, ये चैप्टर और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और हाँ, ये चीज आप लोगों को मतलब ये चीज जान लो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्ट।
ये चीज थोड़ा सा याद रखना है। ये एकदम मतलब ये आ जाता है, इसका डेफिनेशन आ जाता है, तो ये डेफिनेशन ही लिख के आना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितनी अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल किसी एक वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट, वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितना वाटर मॉलिक्यूल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि सोचो, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखो, जो हम लोगों ने वॉशिंग सोडा में देखे थे ना, यहाँ पर देखो ये जो .10H2O है ना, ये .10H2O है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल और एक यूनिट, ठीक है। अगेन चलो यहाँ पर देखो, एक फॉर्मूला, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, उसके साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर का, तो ये क्या है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। याद रहेंगे ये चीज। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में मैंने ये डेफिनेशन भी आप लोगों को करवा दिया। तो होपफुली ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत अच्छा सा एक चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, देन जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। और कोई भी डाउट होगा तो मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। तो तब तक के लिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और ये जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बिल्कुल मजे से पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है। विदाउट एंजॉयमेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो एंजॉय करके अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।